नमस्कार विद्यार्थियों। आज वापस हम प्रबंध लेखांकन में रेशियो एनालिसिस का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 4 प्रकार के रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और उनका निर्वचन कैसे किया जाता है, इस बात का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम 5वें प्रकार के रेशियो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स रेशियो, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और इनके कैलकुलेशन से निर्वचन कैसे किया जाता है, प्रबंध की क्षमता का आकलन कैसे किया जाता है और क्षमता अंशधारी किस प्रकार से हम अपने विनियोग को जांचते हैं और परखते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। विनियोग विश्लेषण अनुपात, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियोज या अंशधारियों के लिए लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, हम इन अनुपातों की गणना कैसे की जाती है इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। विनियोग विश्लेषण अनुपात किसी भी अंशधारी के कंपनी में वर्तमान तथा भावी विनियोग निर्णयों के विश्लेषण में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से विनियोगों के मूल्य की लाभांश, अर्जन, अर्निंग्स तथा बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस आदि से तुलना की जाती है और यह ज्ञात किया जाता है कि इन बातों का अंशधारी के विनियोगों के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अंशधारी इन अनुपातों की सहायता से अपने विनियोगों का भावी बाजार मूल्य पता लगाने में सफल हो जाता है। एक नया विनियोगकर्ता 2 या अधिक कंपनियों में तुलना करके किस कंपनी में उसे विनियोग करना चाहिए ताकि उसकी अर्जन दरें दूसरों से ज़्यादा हो का निर्णय लेकर सही कंपनी में विनियोग कर सकता है। इसलिए हम विनियोग विश्लेषण अनुपात को ही हम अंशधारियों के लिए लाभदायकता अनुपात भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में ये अंशधारियों को उनके विनियोग के संदर्भ में कंपनी में क्या स्थिति है इसको देखने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। अंशधारियों के लिए लाभदायकता अनुपातों में सर्वप्रथम है प्रति अंश अर्जन, अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं सूत्र से, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को घटा दें तो शेष प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है। इसकी गणना समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ में निर्गमित अंशों की संख्या का भाग देकर की जाती है। समता अंशों पर लाभांश की दर संस्था के लाभों पर निर्भर करती है। सभी व्ययों, एक्सपेंसेस, कर, टैक्स तथा पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भुगतान करने के पश्चात शेष लाभ समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध होते हैं। लेखांकन मानक 20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अनुसार बकाया समता अंशों की संख्या से आशय उक्त अवधि में बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या से है। यह अनुपात अर्निंग पर शेयर ईपीएस संस्था की लाभदायकता का स्वामियों के दृष्टिकोण से मापन करता है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा, बाजार में कंपनी के अंशों का मूल्य उतना ही अधिक होगा और कंपनी उतनी ही आसानी से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कर पाएगी, क्योंकि यह अनुपात विनियोगकर्ताओं को आकर्षित करता है। इसी क्रम में आइए समझते हैं हम मूल्य अर्जन अनुपात या प्राइस अर्निंग रेशियो। इसे हम पीई या पीई रेशियो भी कहते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर से। बाजार मूल्य प्रति अंश में प्रति अंश अर्जन का भाग देकर इस अनुपात की गणना की जा सकती है। यह अनुपात समता अंश के बाजार मूल्य और प्रति अंश अर्जन में संबंध को बताता है और बताता है कि प्रति समता अंश बाजार मूल्य अर्जनों की तुलना में कितना गुना है।
मूल्य अर्जन अनुपात किसी भी अंश के मूल्य का सर्वोत्तम माप है। यह अनुपात चालू व्यवसाय या गोइंग कंसर्न के अंशों के मूल्यांकन की विधि है। ऊंचा मूल्य अर्जन अनुपात अंशों के अति मूल्यांकन का और नीचा अनुपात न्यून मूल्यांकन का प्रतीक है। एक कंपनी के मूल्य अर्जन अनुपात की तुलना उद्योग के मानक अनुपात से कर उस कंपनी के अंशों की अति मूल्यांकन या न्यून मूल्यांकन की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है और इसका प्रयोग भावी बाजार मूल्य का निर्धारण करने तथा अंशों के पूंजीकरण की दर ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। विनियोग विश्लेषण अनुपातों में तीसरा अनुपात है प्रति अंश लाभांश या डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस के नाम से यह प्रचलित है। डीपीएस कैलकुलेट किया जा सकता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के सूत्र से। प्रति अंश लाभांश जो कंपनी ने घोषित किया है और नकद में बांटा है उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग दे दें तो यह डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। जहां ईपीएस में यह ज्ञात होता था कि उस संस्थान से एक समता अंशधारी कितना प्राप्त कर सकता है। डीपीएस की गणना यह ध्यान में रखते हुए की जाती है कि लाभों का एक भाग संस्था के द्वारा रोक लिया जाता है और शेष राशि लाभांश के रूप में वितरित की जाती है। तो वितरण कितना किया गया है इस बात को बताता है प्रति अंश लाभांश। यह बताता है कि कुल वितरित लाभांश से अंशधारियों को प्रति अंश वास्तव में कितना प्राप्त हुआ है। विनियोजक भी ऊंचे प्रति अंश लाभांश देने वाली कंपनी में विनियोग करना पसंद करेंगे। फोर्थ रेशियो इज डिविडेंड यील्ड रेशियो या लाभांश प्राप्ति अनुपात। लाभांश प्राप्ति अनुपात को कैलकुलेट करने के लिए सूत्र है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। शॉर्टकट में बोलें तो डीपीएस अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100। यह अनुपात प्रति अंश नकद लाभांश एवं प्रति अंश बाजार मूल्य, डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। समता अंशधारियों की दृष्टि से यह दूसरा लाभदायकता अनुपात है जिस प्राइस पर वो विनियोग करते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर वो विनियोग करते हैं, उसके ऊपर वास्तव में डिविडेंड कितनी प्रतिशत की दर से उनको मिलेगा। इसी की तुलना वो अन्य अर्जनों से कर किसी कंपनी में विनियोग करने या न करने का निर्णय लेते हैं। यह अनुपात अंशधारियों को अंशों के बाजार मूल्य पर लाभांश के रूप में वास्तविक प्रत्याय दर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न को बताता है, परंतु इसकी उपयुक्तता भी समान संस्थाओं या उस उद्योग से की औसत से तुलना करके ही मापी जा सकती है। अंशधारियों के लिए लाभदायकता अनुपातों में अगला अनुपात है डिविडेंड पे आउट रेशो या लाभांश भुगतान अनुपात। इसको कैलकुलेट करने का, परिकलित करने का सूत्र है डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई 100। डिविडेंड पर शेयर में अर्निंग पर शेयर का भाग दें और 100 से गुणा कर दें तो यह डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा कि कंपनी अर्न कितना करती है और उसमें से लाभांश का भुगतान कितना करती है। इस बात को, तथ्य को लाभांश भुगतान अनुपात प्रदर्शित करता है। लाभांश भुगतान अनुपात समता अंशधारियों से संबंधित अर्जनों एवं उन्हें वास्तव में भुगतान के लाभांश के मध्य संबंध को प्रकट करता है। इस अनुपात की गणना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि प्रबंधक कर पश्चात शुद्ध लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी का कितना भाग नकद लाभांश के रूप में वितरित करते हैं और कितना भाग व्यवसाय की उन्नति हेतु प्रतिधारित करके अर्थात रोक कर रखते हैं पुनर्विनियोजन के लिए व्यवसाय में ही। यदि लाभांश भुगतान अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो यह प्रतिधारित आय का प्रतिशत होगा, रोकी गई आय का प्रतिशत होगा। लाभांश भुगतान अनुपात सर्वाधिक रूप से प्रचलित अनुपात है। एक ही संस्था के अनेक वर्षों के अनुपातों से अथवा दूसरी संस्था के अनुपातों से तुलना करके
लाभांश की पर्याप्तता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कंपनी के अर्निंग में से कंपनी अपने अंशधारियों को लाभांश के रूप में कितना भुगतान कर रही है। दूसरी कंपनियों की तुलना में यह तुलनात्मक रूप से उचित या अच्छा है अथवा नहीं, ये ज्ञात किया जा सकता है लाभांश भुगतान अनुपात से। कंपनी में वर्तमान या भावी विनियोगों के विश्लेषण के लिए किए जा रहे विनियोग विश्लेषण अनुपातों के क्रम में अगला और अंतिम अनुपात है छठा, 6th, संचय और पूंजी का अनुपात, रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। रिजर्व टू कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है इस सूत्र से जो आपके सामने दिख रहा है स्लाइड पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें सभी प्रकार के रिजर्व शामिल हो गए, फंड्स शामिल हो गए। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का भाग दे दें और 100 से गुणा कर दें तो यह अनुपात आ जाएगा संचय और पूंजी का अनुपात, रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। यह अनुपात कंपनी की लाभ वितरण नीति को भी प्रदर्शित करता है। इस अनुपात की गणना संचय की राशि में समता अंश पूंजी का भाग देकर की जाती है। यह अनुपात संस्था की विकास की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। लाभांश वितरण के समय यदि रूढ़िवादी नीति अपनाई जाती है तो यह अनुपात उतना ही अधिक हो जाता है। रूढ़िवादी नीति का मतलब कि जितना कमा रहे हैं उसमें से कम बाहर वापस बांटा जाए और अधिक से अधिक संस्था में रोका जाए और उसको वापस निवेश किया जाए व्यवसाय में ही भावी समृद्धि के लिए। तो रूढ़िवादी नीति होगी तो रिजर्व ज्यादा होंगे और यह अनुपात उतना ही अधिक हो जाएगा। यह अनुपात जितना ऊंचा होता है संस्था की वित्तीय स्थिति भी उतनी ही सुदृढ़ मानी जाती है, क्योंकि कंपनी के पास में अगर रिजर्व होंगे तो ऐसे में भविष्य की संभावित हानियों को वहन करने की क्षमता भी ऐसी संस्था की अधिक हो जाएगी और संस्था के बाजार मूल्यों में भी वृद्धि होने की संभावना होगी, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पर प्रथम है और साथ में क्योंकि संचय का शेष काफी सारा कंपनी के पास में इकट्ठा हो जाएगा अगर रोके गए लाभ, प्रतिधारित लाभ ज्यादा हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य बढ़ने की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार संस्था, व्यावसायिक संस्था, मेनली कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंपनी में अंशधारियों के संदर्भ में लाभदायकता की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए हम पीछे वर्णित 6 रेशोज की गणना करते हैं। परंतु जब हम निर्वचन करें तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक निर्वचन करने के लिए एकाकी निरपेक्ष अनुपात से तुलना की जा सकती है, सामूहिक अनुपातों से तुलना की जाती है, ऐतिहासिक तुलना की जाती है, अंतर संस्था की तुलना की जाती है। इन सब बात तुलना करके ही सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था की प्रकृति, उसकी वर्तमान स्थिति तथा उसके भविष्य की व्याख्या हम विभिन्न अनुपातों की गणना एवं उद्देश्यानुसार उनके निर्वचन से कर सकते हैं। इसके लिए अनुपातों की तुलना उनके प्रमापों से अथवा उसी संस्था के गत वर्ष में अनुपातों से अथवा दूसरी संस्था के अनुपातों से तुलनात्मक अध्ययन करके संस्था के बारे में वास्तविक ज्ञान किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के रेशो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या विनियोग अनुपातों की बात नहीं। हम सभी 5 प्रकारों के जो अनुपात हमने पीछे के स्लाइड, पीछे के वीडियोस में पढ़े हैं, उन सभी के बारे में कर रहे हैं कि निर्वचन करते समय इन बातों का ध्यान में रखें। अनुपात के निर्वचन के समय विशेष सावधानी अपनानी चाहिए और ऐसे समय अनुपात विश्लेषण की सीमाओं, मूल्य स्तर परिवर्तन, लेखा नीतियों में परिवर्तन आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था यानी कंपनी की शोधन क्षमता, लाभप्रदता तथा प्रबंधकीय कुशलता की जानकारी अनुपातों की गणना कर एवं उनकी व्याख्या से प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार अनुपात किसी भी
कंपनी या व्यावसायिक संस्था की संपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमें प्रदान कर देते हैं। धन्यवाद।